हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे स्पाइडर माइट्स के बारे में। स्पाइडर माइट्स क्या होते हैं? जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ब्राउन कलर का इंसेक्ट दिख रहा है आपको लीफ के नीचे। ये स्पाइडर है। ये प्लांट के लीव्स में अटैक करते हैं और उनके जो जूसेस होते हैं प्लांट के, उन्हें सक करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्लांट के सारे जूसेस सक कर लेते हैं, उसके बाद जो प्लांट है वो डिसकलरेशन हो जाती है, उसकी मुरझा सा जाता है और धीरे धीरे पूरा का पूरा जो पत्ता है वो पीला हो जाता है और ब्राउन होके गिर जाता है। तो ये जो स्पाइडर्स हैं, इनकी 1200 स्पीशीज़ होती हैं। अलग अलग कलर्स में हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। ये ऊपर जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें क्या है कि वेब तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन एक ब्लैक जो इंसेक्ट है जिसको मैंने पहले क्लोज़अप में दिखाया है, वो आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक पत्तों के आसपास या स्टेम के आसपास वेबिंग करते हैं और उस वेब में ये अटके रहते हैं। जैसे नॉर्मली हम स्पाइडर वेब्स देखते हैं, वैसे ही वेब्स आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको स्टेम्स के आसपास, ब्रांचेस के बीच, लीव्स के नीचे आपको देखने को मिलेंगे। और लीव्स की नीचे वाली साइड पे ही ये अपने एग्स देते हैं। तो ब्लैक ब्लैक कलर के आपको एग्स भी दिखाई देंगे लीव्स के नीचे। अब बात करते हैं कि जो स्पाइडर माइट्स हैं, ये डैमेज क्या करते हैं। देखिए, अगर हल्का फुल्का डैमेज होता है स्पाइडर माइट्स का, अगर तो वो नीम ऑयल से कंट्रोल हो जाता है तो बेटर है। अगर एक आधे लीफ में आपका स्पाइडर माइट का अटैक है तो आप उसे हाथ से तोड़ सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नीम ऑयल से अगर कंट्रोल हो जाता है तो बेटर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पूरे गार्डन में इनका अफेक्ट हो जाता है, तो उसमें हमें होम्योपैथी की हेल्प लेनी पड़ती है। ये क्लोज़अप में देखिए, आपको जो ये इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, ये स्पाइडर है एक ब्लैक कलर का। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये पत्ते के नीचे है। इसने क्या किया है कि पूरे उसको, मेरे गार्डन को अटैक किया हुआ है इन्होंने। और आप कैसे पहचानेंगे कि आपके गार्डन में स्पाइडर माइट्स का अटैक है? जो लीफ की ऊपर की अपीयरेंस होगी वो ऐसे होगी जैसे स्क्रीन में आपको लीफ दिखा रही हूँ मैं। मतलब बेसिकली ये ग्रीनरी ख़त्म कर देते हैं, प्लांट के जूसेस को सक करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो ग्रीन कलर है वो ख़त्म हो जाता है। और बैक साइड पे अगर आप चेक करेंगे, आपको ये छोटे छोटे काले से इनके एग्स दिख रहे हैं। ये स्पाइडर माइट्स की अटैक की निशानी होती है। ये मतलब ब्लैक कलर या ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं लीव्स के नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे नहीं होते हैं। और वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको डिस्कलरेशन ऊपर से दिख रही है लीफ की, तो आप अगर नीचे वाली साइड पे चेक करेंगे तो नीचे वाली साइड पे आपको ऐसे ब्लैक उनकी इन्फेस्टेशन दिखेगी या एग्स दिखेंगे। तो ये निशानी होती है स्पाइडर माइट्स का अटैक पहचानने की। और अगर तो रबिंग एल्कोहल कई लोग यूज़ करते हैं, कई लोग ये नीम ऑयल स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं। देखिए, मैं खुद आपको ये सलाह देती हूँ कि मेडिसिन ऐसे नहीं है कि हल्का फुल्का अटैक हुआ और आपने मेडिसिन की हेल्प ले ली, क्योंकि मैं खुद ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह ट्राई करती हूँ पहले। अगर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स से रिलीफ ना हो, उसके बाद हमें मेडिसिन की हेल्प लेनी चाहिए, इंटरनल ट्रीटमेंट करना चाहिए प्लांट का, रूट्स में दे के और उस लीव्स के ऊपर फोलियर स्प्रे करके। तो ये इस प्लांट का तो मैंने ट्रीटमेंट किया था। मैं अभी आपको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ स्पाइडर माइट्स के लिए, और ट्रीटमेंट में भी बताऊँगी कि क्या है। पहले मैं आपको इनके सारे साइंस दिखा रही हूँ कि कैसे आप अपने पत्तों में पहचानेंगे। ये देखिए, लीव्स वाली नीचे वाली साइड पे अगर इनका जो अटैक है वो स्वेयर रहता है या बहुत दिनों तक हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करते, तो ये धीरे धीरे पूरे का पूरा पत्ता जो है वो येलो या ब्राउन होके गिर जाता है और इवेंचुअली प्लांट की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये स्टेम के आसपास भी वेबिंग करते हैं अपना। जैसे आपने स्पाइडर वेब देखा होगा, वैसे ही आपको वेब मिलेगा अपने प्लांट में। पत्तों के नीचे भी हो सकता है, मोस्टली वो दो ब्रांचेस के बीच में होता है या लीव्स के आसपास होता है। अभी स्क्रीन में तो नहीं मैंने आपको शो कर पाई। ये देखिए, क्लोज़अप में मैं दिखा रही हूँ, ये जो छोटे छोटे ब्राउन और ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये सारी की सारी स्पाइडर माइट्स के एग्स हैं। तो अभी इसका मैंने जो है ट्रीटमेंट किया था।
अपने प्लांट का। अभी मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। अब जैसे ये छोटे सीडलिंग्स हैं मेरे, ये भी स्पाइडर माइट का ही अटैक है। अगर देखिए अभी ये जैसे भिंडी का प्लांट है मेरा, छोटा है, इसमें नीचे वाले लीव्स में इन्होंने अटैक किया है, तो ये लीव्स तो मैंने हाथ से रिमूव कर दिए कि एक एक लीफ पे ही अटैक था। अगर इतना हल्का फुल्का डैमेज हो तो आप लीफ रिमूव कर दीजिए, नीम ऑयल वगैरह स्प्रे कर दीजिए। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। और अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो देखिए ये स्पाइडर माइट ने ही जो लीफ है वो डैमेज किया हुआ है, तो सारे के सारे जो हमारे पत्ते होते हैं ना, वो ऐसे ही ब्राउन होके मुरझा के गिर जाते हैं। और बैंगन के पौधों में जो ये स्पाइडर माइट्स हैं ये सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। और भी प्लांट्स में करते होंगे, बट मेरा तो पिछले 1 साल के गार्डनिंग में यही एक्सपीरियंस है कि बैंगन के प्लांट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्पाइडर माइट्स की आती है। जितनी बैंगन के प्लांट में आती है उतनी किसी प्लांट में देखने को नहीं आती। तो ये जो सामने आप प्लांट देख रहे हैं ये मेरा पूरा इन्फेस्टेड था स्पाइडर माइट से। उसके बाद मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, 3 डोजेज़ दी। तो 3 डोजेज़ के बाद देखिए आप जो न्यू ग्रोथ आ रही है वो बिल्कुल हेल्दी है। ये वाले जो लीव्स आप देख रहे हैं ये सारी न्यू ग्रोथ है, ये बिल्कुल ग्रीन है, इनमें स्पाइडर माइट्स का अटैक नहीं है। तो ये साइन है कि अब हमारा जो प्लांट है वो स्पाइडर माइट के डेंजर नहीं है उसको, वो उसके अटैक से अब फ्री है। तो अब हमें मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जब हम कोई भी मेडिसिन से इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं प्लांट का, रूट्स में देते हैं या फोलियर स्प्रे करते हैं, उसके बाद हमें कैसे पता लगता है कि हमारे जो प्लांट का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है? वो हम इससे पता लगाते हैं कि जो नई ग्रोथ आती है, नए लीव्स आते हैं, नई ब्रांचेस आती हैं, वो एकदम हेल्दी होने चाहिए, उनमें अटैक नहीं होना चाहिए। तो मेडिसिन का यूज़ करने से क्या होता है कि जितने लीव्स तो ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं किसी भी, चाहे स्पाइडर माइट है या एफिड है या आंट से हैं, वो तो आपके रिकवर नहीं होंगे, सिंपली वो क्या होगा अपने आप ही झड़ के गिर जाएंगे। लेकिन जो नई ग्रोथ आएगी उस पे स्पाइडर माइट्स का या कोई भी और पेस्ट होगा उसका अटैक जो है वो नहीं होगा। तो और जो पत्तों के नीचे आपको मैंने जो दिखाए हैं वो जो है ना डेड हो जाते हैं, प्लांट की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर देती है जो मेडिसिन है। तो जो फर्दर उसकी ग्रोथ होती है उसके ऊपर किसी भी, चाहे फंगस है, स्पाइडर माइट्स है, आंट्स है, किसी का भी अटैक नहीं होता। तो जो अब प्लांट में बचे हुए जो इनके एग्स होते हैं इनको हम सिंपली फास्ट स्प्रे करके, फास्ट जेट से स्प्रे करके भी रिमूव कर सकते हैं, या सिंपली हम उन पत्तों को ही रिमूव करके फेंक सकते हैं। अगर नहीं भी हम करते तो ये अब प्लांट को फर्दर डैमेज नहीं करते क्योंकि ये डेड हो चुके होते हैं इनके लार्वे। तो ये अपने आप ही क्या होगा, झड़ के गिर जाएंगे, या पत्ते ही जब झड़ के गिर जाएंगे तो साथ में जो उनके एग्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जब हमारी जो न्यू ग्रोथ है वो बिल्कुल हेल्दी आनी शुरू हो जाए किसी भी ट्रीटमेंट के बाद, चाहे वो स्पाइडर माइट्स का ट्रीटमेंट है, चाहे आंट्स का ट्रीटमेंट है, चाहे एफिड्स का है, चाहे मिलीबग्स का है, अगर हमारी जो नई ग्रोथ है, नए लीव्स हैं, नई स्टेम्स उसमें आनी स्टार्ट हो रही हैं और फ्लावरिंग हो रही है और वो एकदम हेल्दी हो रही है, तो दैट मीन्स प्लांट को अब उस पेस्ट से कोई भी ख़तरा नहीं है। ठीक है, जो पुराने लीव्स हैं अगर उन पे थोड़े बहुत इंसेक्ट या पेस्ट चिपके भी हुए हैं वो अपने आप ही झड़ के गिर जाएंगे, लेकिन वो अब हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन कौन सी यूज़ करेंगे? देखिए स्पाइडर माइट्स के लिए 2 मेडिसिन होती हैं। एक जो मैंने वाइट फ्लाई में आपको बताई थी, सोराइनम 200, पिक्चर आपको स्क्रीन में दे दी है मैंने। सोराइनम 200 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पूरे प्लांट के ऊपर फोलियर स्प्रे भी करना है और रूट्स में भी देनी है। और ये आप मिनिमम 3 या 4 दिन का गैप रखिए, तब दूसरी डोज दीजिए। अगर ज़रूरत पड़े फिर 3-4 दिन के गैप पे तीसरी, और फिर 3-4 दिन के गैप पे चौथी डोज दीजिए। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप 2 डोजेज़ के बीच में 1 हफ़्ते का गैप भी रख सकते हैं। और मेरा तो क्या था कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पूरे के पूरे गार्डन में वाइट फ्लाई की बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था सारे के सारे प्लांट्स में। तो मैंने तो वाइट फ्लाई के लिए ट्रीटमेंट किया था सोराइनम 200 से। तो वाइट फ्लाई के साथ साथ, क्योंकि दोनों की मेडिसिन सही है, सेम ही है, वाइट फ्लाई की भी और स्पाइडर माइट्स की भी, तो जो मेरे स्पाइडर माइट्स थे
वो भी साथ में ही उसका ट्रीटमेंट हो गया। वाइट फ्लाई तो ख़त्म हुई, जो स्पाइडर माइट्स थे उनका भी ट्रीटमेंट हो गया। तो जो नए लीव्स आए वो बिल्कुल हेल्दी आए, और कुछ एक मेरे बैंगन के प्लांट्स में फ्रूटिंग भी हुई, मैंने हार्वेस्टिंग भी करी और उसके बाद फिर से फ्रूटिंग हो रही है। ऑल्दो एक दो लीव्स जो मैंने पहले भी आपको पिक्चर में दिखाए उनमें अभी भी थोड़ी सी इनकी इन्फेस्टेशन है, बट वो अब प्लांट को किसी तरह का कोई डैमेज नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये है स्पाइडर माइट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया है कि एक स्पाइडर दिखेगा आपको, उसका जाला जिसे हम वेब बोलते हैं प्लांट के आसपास ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। पत्तों के ऊपर की जो अपीयरेंस है वो लाइट ग्रे से स्पॉट हो जाएंगे, क्योंकि जो सारी पत्ते की ग्रीनरी है वो ख़त्म हो जाएगी। और बैक साइड पे आपको ऐसे काले काले या ब्राउन कलर के छोटे छोटे जैसे टिक्स होते हैं ना, या लाइस होती है, वैसे लगते हैं पत्तों की पिछली वाली साइड पे। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्पाइडर माइट्स है ना, ये मोस्टली जो प्लांट के नीचे वाले पत्ते होते हैं जो बिल्कुल सॉइल के पास होते हैं, उन पत्तों में ये सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। ऊपर वाले पत्तों पे जहाँ पे सनलाइट पड़ती है वहाँ पे इनका अटैक नहीं होता। जो बिल्कुल नीचे वाले यंग लीव्स होते हैं और जो नीचे वाली साइड में रूट्स के पास होते हैं उनमें अटैक ज़्यादा रहता है। तो ये पूरे के पूरा जो पत्ता है वो पीला होके ब्राउन होके झड़ के गिर जाता है। और अगर इनको हम टाइमली ट्रीट ना करें या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से इनका रिलीफ ना हो तो होम्योपैथी की हेल्प लेनी चाहिए। होम्योपैथी से ये बहुत ही अच्छी और जल्दी इनका ट्रीटमेंट होता है। जो वाइट फ्लाई में सोराइनम 200 मेडिसिन हमने यूज़ करी थी, वही सेम मेडिसिन स्पाइडर माइट्स के अटैक के लिए दूसरी मेडिसिन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन का नाम है पेट्रोलियम 30। ये आपको 30 पावर में लेनी है। इसकी जो पिक्चर है वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। अगर सोराइनम से आपको रिलीफ ना लगे स्पाइडर माइट्स के अटैक में तो आप पेट्रोलियम 30 भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी सेम वैसे ही यूज़ करना है। 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अच्छे से फोलियर स्प्रे भी कर देना है पत्तों के ऊपर नीचे, और रूट्स में भी दे देनी है। और 3-4 दिन के गैप पे या हफ्ते के गैप पे आपको 4 डोजेस दे देनी है। तो ये 2 मेडिसिन्स थी जो काम करती हैं स्पाइडर माइट्स के अटैक में बहुत ही अच्छे से। वैसे तो देखिए सोराइनम से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इन केस हर जगह की वेदर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं या प्लांट कंडीशंस थोड़ी बहुत डिफरेंट रहती हैं। तो आप पेट्रोलियम 30 ट्राई कीजिए। टोटल 4 एप्लीकेशंस देनी है 3-4 दिन के गैप पे या हफ्ते के गैप में। सोराइनम आपको 200 पावर में लेनी है, पेट्रोलियम आपको 30 पावर में लेनी है। तो इन दोनों मेडिसिन से जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो स्पाइडर माइट्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी उनके साइंस एंड सिम्टम्स थे, उनके कॉजेज़ थे, आप अपने गार्डन में कैसे पहचानें और उनका क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी 2 मेडिसिन यूज़ होती हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एफिड्स के ऊपर। एफिड्स क्या है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे प्लांट्स में एफिड्स का अटैक है, और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं 2 जो एफिड्स के अटैक में हम यूज़ कर सकते हैं और अपने गार्डन को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो एफिड्स क्या होते हैं। एफिड्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। ये ग्रीन कलर के, ब्लैक, ब्राउन, वाइट या इवन पिंक कलर के भी हो सकते हैं। इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स बोलते हैं। और जो ये मोस्टली होते हैं, ये जो यंग शूट्स होती हैं या बर्ड्स होती हैं उनको अटैक करते हैं। मतलब लीव्स पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो ये अटैक करते हैं, जैसे सपोज़ आपका हिबिस्कस में एफिड्स का अटैक हुआ तो आप बर्ड्स के आसपास देखेंगे कि छोटे छोटे से आपको कीड़े दिखाई देंगे, ग्रीन कलर के जो कॉमनली दिखाई देते हैं बर्ड्स के आसपास। और जो नई शूट्स निकलती हैं, नए लीव्स निकलते हैं, उनके आसपास ये आपको दिखाई देते हैं एफिड्स। तो इनको नुकसान क्या होता है कि जैसे हमने वाइट फ्लाई के बारे में पहले डिस्कस किया था कि वाइट फ्लाई जो होती है वो हनी ड्यू सेक्रीट करती है। इसी तरह से जो एफिड्स होते हैं ये भी हनी ड्यू सेक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस सिक्रीशन की वजह से पौधों में चींटियों का अटैक बढ़ जाता है और फंगल डिजीज़ का भी अटैक बढ़ जाता है। और कई बार तो लीव्स क्या हो जाते हैं, कर्लिंग हो जाती है। एक तो लीव्स की कर्लिंग होती है लीफ कर्ल वायरस की वजह से, और कई बार एफिड्स की वजह से भी लीफ कर्लिंग हो जाती है, क्योंकि
ये जो हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं, इससे आंट्स का अटैक होता है और फर्दर वायरल और फंगल डिजीज़ का अटैक होता है। तो जो भी आपका चाहे फ्लावरिंग प्लांट है या आपका फ्रूट ट्री है या आपका वेजिटेबल प्लांट्स है, तो आपको बड्स के ऊपर या जो जब छोटा सा फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है उसके आसपास छोटे छोटे से आपको कीड़े दिखाई देंगे। और वो जैसे पत्ते के नीचे अगर आप चेक करेंगे तो उसके नीचे भी येलो कलर के भी हो सकते हैं, और छोटे छोटे से जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ऐसे कीड़े दिखाई देंगे। तो ये एफिड्स होते हैं। ये भी क्या करते हैं कि प्लांट के जूसेस को सक करते हैं और अल्टीमेटली प्लांट की जो है कर्लिंग कर देते हैं, डेथ कर देते हैं, प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। और हनी ड्यू सिक्रीट करने की वजह से क्या होता है कि फंगल अटैक हो जाता है। फंगल अटैक मतलब जो सूटी मोल्ड हमने वाइट फ्लाई की वजह से डिस्कस किया था, जैसे वाइट फ्लाई हनी ड्यू सिक्रीट करती है उस वजह से ब्लैक कलर की फंगस लग जाती है सारे प्लांट में, इसी तरह से जो एफिड्स होते हैं ये भी हनी ड्यू सिक्रीशन करते हैं, जिस वजह से प्लांट में सूटी मोल्ड या ब्लैक फंगस का अटैक हो जाता है। और उस वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जो सारा पौधा है वो काला पड़ जाता है और फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आती है और धीरे धीरे प्लांट की जो हेल्थ है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली जो है वो प्लांट की डेथ हो जाती है। और अब हम बात करेंगे कि एफिड्स किस किस प्लांट में अटैक करते हैं। देखिए ये किसी भी प्लांट में अटैक कर देते हैं, इवन ये फ्रूट ट्रीज़ में भी अटैक कर देते हैं, वेजिटेबल प्लांट्स में भी अटैक कर देते हैं। तो जब आप चेक करोगे पत्तों की पीछे की तरफ भी आपको येलो कलर के, ब्लैक कलर के, वाइट कलर के या ग्रीन कलर के या बर्ड्स के आसपास आपको दिखाई देंगे। तो ये छोटे छोटे एफिड्स हैं और इनका ट्रीटमेंट देखिए क्या किया जाता है। इनकी ट्रीटमेंट के लिए भी होम्योपैथिक में 2 मेडिसिन्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो वाइट फ्लाई की तरह ही हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं और फिर सूटी मोल्ड या ब्लैक फंगस कोज करते हैं, तो इसलिए इनके ट्रीटमेंट में भी जो पहली मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो वही है जो हमने वाइट फ्लाई और सूटी मोल्ड के लिए यूज़ की थी, जो हमने स्पाइडर माइट्स के लिए भी यूज़ की थी, सोराइनम 200। सोराइनम 200 की 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पत्तों के ऊपर नीचे फोलियर स्प्रे और हफ्ते में 1 बार और रूट्स में भी दे देना है। और दूसरी जो इसमें एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन रहती है वो उस मेडिसिन का जो नाम है वो मेडिसिन है कोक्सीनेला सेप्टे। कोक्सीनेला सेप्टे क्या होता है कि एक जो नेचुरल तरीका होता है इनको एफिड्स को ख़त्म करने का, तो उसके लिए क्या करते हैं कुछ गार्डनर्स जो हैं ऐसे प्लांट्स अपने अफेक्टेड प्लांट्स के साथ लगाते हैं जिन पे जो लेडी बग होती है या जो बीटल होती है रेड कलर की, वो इनकी प्रीडेटर होती है एफिड्स की। तो ये इन सब जो एफिड्स होते हैं किसी भी तरह के, ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, वाइट हैं, तो वो इनका शिकार करती है, इनको खा जाती है जो रेड बीटल होती है। तो इसलिए इसके ट्रीटमेंट में भी जो होम्योपैथी से एक मेडिसिन बनती है कोक्सीनेला सेप्टे, तो वो उसी रेड बीटल के मतलब बॉडी से बनाई जाती है, उससे ही मदर टिंचर तैयार होता है और फिर पोटेंटाइजेशन से होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार होती है। तो जो लेडी बग इनका शिकार करती है उससे जो मेडिसिन तैयार होती है कोक्सीनेला सेप्टे, वो इनका खात्मा करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। वो आप चाहे 30 पावर में भी यूज़ कर सकते हैं या 200 पावर में भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका भी आपने यही करना है। वैसे तो सोराइनम से मोस्टली क्योर हो जाते हैं, क्योंकि मेरे तो जितनी बार भी अटैक हुआ है तो मैंने सोराइनम ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बट इन केस अगर सोराइनम से आपको लग रहा है कि उतना रिलीफ़ नहीं हो रहा या बिल्कुल भी रिलीफ़ नहीं हो रहा, तो आप कोक्सीनेला सेप्टे, पिक्चर ऊपर स्क्रीन में आपको दिख रही होगी, कोक्सीनेला सेप्टे आपने 200 पावर में लीजिए चाहे 30 पावर में लीजिए, 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पूरे प्लांट में फोलियर स्प्रे कर दीजिए, रूट्स में भी स्प्रे कर दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि जो कोक्सीनेला सेप्टे अगर आप 200 में यूज़ कर रहे हैं तो इसका आपने एक ही बार स्प्रे करना है और रूट्स में देनी है। उसके बाद आपने हफ्ता 10 दिन वेट करनी है। एक डोज़ के बाद सेकंड डोज़ की रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं रहती है, एक डोज़ में जो है वो काफ़ी क्योर हो जाती है।
तो अब इन द नटशेल आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि एफिड्स क्या होते हैं। जो आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं, आपकी स्टेम के आसपास ग्रुप्स में, बंचेस में आप कह सकते हैं, छोटे छोटे से कीड़े, चाहे वो जो येलो कलर के इसमें आपको दिख रहे हैं ना, वो एफिड्स हैं। एफिड्स की वजह से आपको बताया कि हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं तो फिर पौधों में चींटियाँ आनी भी शुरू हो जाती हैं। मतलब जिन पौधों में वाइट फ्लाई का अटैक होगा या एफिड्स का अटैक होगा तो उन पौधों में चींटियाँ आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। जिन पौधों में मिली बग्स का अटैक होता है तो मिली बग्स भी जो सिक्रीट करते हैं हनी ड्यू, उसकी वजह से भी चींटियाँ आती हैं। तो ये सारी पिक्चर्स मैं आपको इसीलिए शो कर रही हूँ क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के एफिड्स देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे गार्डन में अगर ग्रीन एफिड्स आ रहे हैं तो आपके गार्डन में भी आपको ग्रीन कलर के एफिड्स ही मिले। तो जो कॉमन इंडिया में पाए जाते हैं उन सब की जो पिक्चर है वो ऊपर शो की है मैंने। ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, स्टेम के आसपास आपको ऐसे लगेगा जैसे येलो कोटिंग किसी ने कर दी हो। और मोस्टली जो ये अटैक करते हैं ना, ये जो बर्ड्स होती हैं या जो यंग लीव्स होते हैं, मतलब पौधे के टॉप पोर्शन के ऊपर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पत्तों के नीचे भी ये रिज़ाइड करते हैं, लेकिन जो कॉमन इनका साइट ऑफ अफेक्शन होता है वो वही रहता है। तो मेडिसिन के लिए मैंने आपको 2 मेडिसिन्स बताई हैं ट्रीटमेंट के लिए। एक तो सोराइनम 200 ही, अगर वो नहीं काम कर रही है तो कॉक्सिनेला सेप्टे 200 पावर में 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कीजिए अच्छी तरह से फोलियर स्प्रे करिए। और ये मेडिसिन आपको एक ही बार यूज़ करनी है। मैंने आपको एक इसमें सिम्टम ये भी बताया है कि कई बार जिन प्लांट्स में एफिड्स का अटैक होता है और उसमें कई बार क्या होता है, लीफ कर्लिंग हो जाती है। एक तो हमने लीफ कर्ल वायरस की वजह से लीफ कर्लिंग डिस्कस करी थी, उसमें हमने थ्यूजा मेडिसिन यूज़ करी थी। तो अगर प्लांट्स में वायरस की वजह से, लीफ कर्ल वायरस की वजह से कर्लिंग हो रही है तो हम थ्यूजा यूज़ करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में जिनमें एफिड्स का अटैक होता है, उनकी हनी ड्यू सेक्रीशन की वजह से भी जो लीव्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, मतलब बंद होने शुरू हो जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जो है लीफ कर्लिंग हो जाती है। तो अगर आपके किसी प्लांट में ऐसा सिम्टम देखने को मिले जिसमें एफिड्स भी हैं और एफिड्स की वजह से लीफ कर्लिंग हुई हुई है, तो उसमें एक मेडिसिन ऊपर स्क्रीन में शो हो रही है, सिमिसीफ्यूगा 200 या 30 पावर में। उसमें आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। पर्टिकुलरली ये इसी सिम्टम के लिए होती है कि जिन पौधों में एफिड्स के अटैक की वजह से लीफ कर्लिंग हो गई है, पत्ते अंदर की तरफ मुड़ने शुरू हो गए हैं, तो उसमें हम सिमिसीफ्यूगा रेसमोसा यूज़ करेंगे। सिमिसीफ्यूगा रेसमोसा 30 पावर में या 200 में आपको यूज़ करनी है। वही हफ्ते हफ्ते के गैप में आपको यूज़ करनी है। 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके अच्छे से फोलियर स्प्रे करना है पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे और रूट्स में। 1 हफ्ता वेट करनी है। सेकेंड डोज की रेपिटिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था सब कुछ एफिड्स के बारे में कि कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करें कि हमारे गार्डन में एफिड्स का अटैक है, एफिड्स की वजह से क्या क्या साइन और सिम्टम्स मिलते हैं, क्या डैमेज होता है। और 3 मेडिसिन इसमें हमने डिस्कस करी जो एफिड्स के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहती हैं। सोराइनम 200, कॉक्सिनेला सेप्टे 200, सिमिसीफ्यूगा रेसमोसा 30 और 200 पावर में। एक बात का ध्यान रखिए, ये मैं आपको जो भी ऑप्शंस दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों मेडिसिन आपने सेम टाइम पे यूज़ करनी है। एक टाइम पे आपको एक ही मेडिसिन यूज़ करनी है। अगर आपके पास जो इन तीनों में से कोई भी मेडिसिन अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे आपको एक ही मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना है। अगर उस मेडिसिन से आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तब आपने दूसरी मेडिसिन को ट्राई करना है। एक साथ तीनों मेडिसिन नहीं यूज़ करनी है, चाहे वो स्पाइडर माइट हो, चाहे वो एफिड्स हो, चाहे वो मिलीबग्स हो, चाहे आंट्स हो। मैं आपको ऑप्शंस इसलिए बता रही हूँ कि कई बार देखिए क्या होता है कि हमारे पास घर में एक मेडिसिन ख़त्म होती है तो हम दूसरी यूज़ कर सकते हैं, या कई बार हमें एक मेडिसिन से उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता या 50-60% रिज़ल्ट मिलता है तो हम दूसरी मेडिसिन ट्राई कर लेते हैं जिससे हमें 100% रिज़ल्ट मिलता है। इसलिए मैं आपको हर जो प्रॉब्लम है उसके लिए 2 या 3 ऑप्शंस बता रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिए, एक टाइम पे एक ही मेडिसिन यूज़ कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिलीबग्स। मिलीबग्स
से आप सब फेमिलियर ही होंगे, जितने भी गार्डनर्स हैं। देखने में कैसे दिखते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करना सबसे इजी होता है सारे के सारे पेस्ट में से, क्योंकि ये उनके कंपैरिजन में थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं और वाइट कलर के होते हैं और साइड्स पे इनकी स्पाइक्स होते हैं। ये भी प्लांट्स का जो सैप है उसे सक करते हैं। अल्टीमेटली ये भी लीफ कर्लिंग कर देते हैं या येलोइंग कर देते हैं। हनी ड्यू सेक्रीट करते हैं, जिस वजह से ऑन्ट्स का अटैक होता है और फिर से सूटी मोल्ड का अटैक होता है प्लांट पे। प्लांट पूरा काला पड़ जाता है, प्लांट में फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती और इवेंचुअली प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्टली ये वाइट कलर्स के ही होते हैं और देखने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे छोटी छोटी कॉटन की बॉल्स हैं, वो प्लांट के ऊपर हैं या लीव्स के ऊपर हैं या फ्रूट्स के ऊपर हैं। तो मिली बग्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है और जिस प्लांट में भी मिली बग का अटैक होगा उसमें आपको आंट्स ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि जो ये हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं आंट्स को वो खाना अच्छा लगता है। इसलिए जो आंट्स हैं वो मिली बग के साथ उनकी कंपनी करती आपको ज़रूर नज़र आएंगी हर एक प्लांट में। और इसके साइंस और सिम्टम्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि मोस्टली वाइट कलर के होते हैं। ऐसे लगता है जैसे फर जैसा कुछ प्लांट के साथ चिपका हुआ है या कॉटन जैसी छोटी छोटा कुछ वाइट कलर का प्लांट के साथ चिपका हुआ है। साइड पे इनके स्पाइक्स होती हैं और मोस्टली ये वाइट कलर के ही होते हैं, येलो कलर के भी हो सकते हैं। और लीफ के ऊपर ये कम देखने को मिलते हैं, लीफ के नीचे की साइड पे आपको देखने को मिलेंगे, स्टेम्स पे मिलेंगे, ब्रांचेस पे मिलेंगे और कई बार फ्रूट्स में भी मिलेंगे। ये जो आप लीफ के नीचे वाली साइड देख रहे हो, ये इनके एग्स हैं, जो मिली बग्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोस्टली जी जितने भी हमने स्पाइडर माइट, एफिड्स वगैरह जितना भी कुछ डिस्कस किया है, तो जब भी आप अपने प्लांट्स को चेक करें तो हमेशा जो लीव्स हैं उनके नीचे वाली साइड पे चेक करें, क्योंकि जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं वो मोस्टली आपको लीव्स के नीचे वाली साइड देखने को मिलते हैं। और जब आप कोई फर्टिलाइज़र का फोलियर स्प्रे कर रहे हैं या किसी पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, तब भी आप लीव्स की नीचे की साइड पे स्प्रे कीजिए, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं वो मोस्टली नीचे की साइड रहते हैं। ऊपर लीव्स के ऊपर चाहे आप स्प्रे करें या ना करें, लेकिन लीव्स के नीचे वाली साइड पे जहाँ पे इंसेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं या पेस्ट मिल रहे हैं, वहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन्स हैं जो मिली बग्स में यूज़ होती हैं। तो इसके लिए भी सिमिलरली 2 मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं, आंट्स का अटैक होता है, फर्दर सूटी मोल्ड का अटैक होता है। तो इसमें भी जो पहली मेडिसिन है सोराइनम 200 ही जाएगी, वाइट फ्लाई और एफिड्स के जैसे। तो सोराइनम 200 पावर की 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अच्छे से फोलियर स्प्रे करना है पूरे प्लांट के, लीव्स के ऊपर की साइड, लीव्स के नीचे की साइड, मिली बग्स के ऊपर भी अच्छे से स्प्रे करना है और फिर 1 हफ्ते के लिए वेट करना है। 1 हफ्ते के बाद देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सेकेंड डोज रिपीट करेंगे, अदरवाइज़ 1 डोज में ही ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, अगर सोराइनम से आपको उतना रिलीफ नहीं मिलता या किसी कारण से आपके पास सोराइनम अवेलेबल नहीं है, तो जो मेन मेडिसिन इसमें यूज़ होती है कोकस कैक्टाई 30 पावर में लेनी है। 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके फोलियर स्प्रे करना है। उसके बाद मिनिमम 2 या 3 दिन या बारिश के दिनों में 1 हफ्ता वेट करनी है। 1 हफ्ते के बाद ही या 2-3 दिन के बाद जब मिट्टी सूख जाए अच्छे से, तब आपको ये मेडिसिन रिपीट करनी है। जितने भी अभी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं, चाहे वो स्पाइडर माइट्स हैं, चाहे वो एफिड्स हैं, चाहे है वो ये मिली बग्स हैं, इनमें जितनी भी मेडिसिन्स मैंने आपको बताई हैं, तो फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद, मतलब पहली डोज देने के बाद मेडिसिन की 80 to 90% तक रिलीफ हो जाता है। सेकंड डोज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कुछ केसेस में ऐसे होता है कि सेकंड डोज में हम सिर्फ फोलियर एप्लीकेशन कर देते हैं, क्योंकि 70% फर्स्ट ट्रीटमेंट में क्योर हो जाता है। जो रिमेनिंग 30% है वो फोलियर स्प्रे से भी हमारा काम चल जाता है। तो ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस बीमारी की जो एक्सटेंट
एक्सटेंट है या डिग्री है, किस लेवल तक आपका जो अटैक है पेस्ट का या इंसेक्ट्स का वो जा चुका है, उसके ऊपर जो डोज की रेपिटेशन है वो डिपेंड करती है। अब बारिश के दिनों में अगर आप पहली एप्लीकेशन जब मेडिसिन की करेंगे, अच्छे से आप रूट्स में भी पानी दे देंगे, आप फोलियर स्प्रे भी कर देंगे, तो बारिश के दिनों में जो गमले की मिट्टी सूखने को कम से कम कई बार लगातार जब बारिश होती 1 हफ्ता या 10 दिन भी लग जाते हैं। तो उसमें आप 4 दिन लगातार मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। उसमें कम से कम आपको 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपकी गमले की मिट्टी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाती। उसके बाद आप सेकेंड डोज रिपीट करेंगे। और कई बार अगर तेज़ गर्मी के दिनों में अटैक होता है तो आप 1 दिन छोड़ के भी सेकेंड डोज रिपीट कर सकते हैं, या आप 4 दिन लगातार भी मेडिसिन की डोज रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि एक डोज के बाद आपके प्लांट को कितना रिलीफ हुआ है, कितना आपका इंसेक्ट कंट्रोल हुआ है। अगर एक डोज में आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं लगता तो आप नेक्स्ट डे दूसरी डोज, फिर तीसरी, फिर चौथी कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि फ़र्स्ट डोज के बाद ही 70 to 80% रिलीफ हो जाता है, तो आपको लगता है कि अननेसेसरली डोज क्यों रिपीट करें, फिर आप 1 हफ्ते के बाद ही डोज रिपीट करते हैं। तो डोज रेपिटेशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं उन पे डिपेंड करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मिली बग्स के बारे में। इन अ नटशेल आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे आपको ऊपर पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, कॉटन जैसे, फर जैसे वाइट कलर के छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, बट नेकेड आई में ये विजिबल हो जाते हैं और लीव्स की अंडर साइड में ये ज़्यादा अपने एग्स देते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप इसे अपने हाथ से टच करोगे ना तो ये डेड हो जाते हैं और इनमें से जो ब्लड या फ्लूइड टाइप कुछ निकलने लग जाता है, इसलिए इन्हें सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट भी बोलते हैं। ये बहुत ही डेलिकेट होती है इनकी स्किन, अगर आप इन्हें हल्का सा हाथ से टच करोगे तो ये मर जाते हैं। तो जब हम नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करते हैं या रबिंग अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं तो अगर हल्का फुल्का अटैक होता है तो अपने आप ये सॉइल से नीचे गिर जाते हैं, या कई बार सिंपली बिना कुछ पानी में डाले भी अगर हम, कई लोग जैसे थोड़े से गर्म पानी का तेज़ जेट से स्प्रे करते हैं या कहीं नॉर्मल टैप वाटर का ही तेज़ जेट से स्प्रे करते हैं तो जेट के प्रेशर से ये नीचे गिर जाते। तो जब ये एक बार सॉइल में गिर जाते फिर ये मर जाते हैं, तो ये दोबारा प्लांट पे नहीं चढ़ पाते। मतलब एक बार अगर ये लीव से झड़ जाते तो प्लांट के ऊपर नहीं चढ़ पाते। तो अगर हल्का फुल्का अटैक है तो आप इन्हें हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, रबिंग अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। मैं तो आपको अपने हर वीडियो में यही बताती हूँ कि पहले आप जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ कीजिए अगर हल्का फुल्का डैमेज है। अगर आपका उससे कंट्रोल नहीं होता या डैमेज का जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तब आप मेडिसिन की हेल्प लीजिए। अननेसेसरली हर छोटे से पेस्ट अटैक के लिए या हर छोटी सी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन का जो यूज़ है वो मत कीजिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मिली बग्स के बारे में। मैंने आपको 2 मेडिसिन्स भी बता दी हैं। पहली सोराइनम 200 है, दूसरी है कोकस कैक्टाई 30 पावर में। 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके ऊपर और नीचे पत्तों के फोलियर स्प्रे और रूट्स में। उसके बाद गमले की मिट्टी सूखने तक वेट कीजिए। 5-6 दिन या हफ्ते के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो डोज रिपीट कर दीजिए। तो मिली बग्स के बारे में इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आंट्स के ऊपर। कई बार देखिए गर्मियों में ये प्रॉब्लम सारे गार्डनर्स को बहुत फेस करने को मिलती है कि पौधों में चींटियां हो गई हैं, या अगर किसी ने पॉट्स में सब्ज़ी या फ्रूट्स ट्रीज़ लगाए होते हैं या फ्लावर्स लगाए होते हैं, जो कंटेनर गार्डनिंग करते हैं उनके कंटेनर्स में मिट्टी में बहुत चींटियां हो जाती हैं, प्लांट्स में बहुत चींटियां हो जाती हैं। देखिए चींटियों एज सच तो जो चींटियां हैं वो प्लांट को कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर आपके पौधे में चींटियां आ रही हैं तो इसका मतलब आपके प्लांट में किसी न किसी और एफिड का, माइट्स का अटैक है। क्योंकि जो एफिड्स, माइट्स वगैरह हनी ड्यू सेक्रीट करते हैं तो चींटियां उन्हें को खाने के लिए आती हैं। तो अगर आपके पौधों में चींटियां हैं या मिट्टी में चींटियां हैं तो आप ध्यान से एग्ज़ामिन कीजिए पौधे की सारी स्टेम्स को, लीव्स को और मिट्टी को भी, कि उसमें कहीं एफिड्स या स्पाइडर माइट्स या और स्केल इंसेक्ट्स का अटैक तो नहीं है। क्योंकि चींटियां मोस्ट लाइकली उन्हीं पॉट्स में आती हैं जिनमें इन चीज़ों का अटैक होता है और इनकी जो हनी ड्यू सेक्रीशन है उन्हीं को खाने के चक्कर में आती हैं।
और चींटियों का देखिए, पहले तो आप ट्राई करिए कि ऑर्गेनिक, अगर नीम ऑयल वगैरह से, हल्दी पाउडर से, कई बार हल्का फुल्का अटैक होता है, जैसे मिट्टी में चींटियाँ हो जाती हैं, तो मैं भी जो हल्दी पाउडर है वो स्प्रे कर देती हूँ डायरेक्ट ही, बिना पानी में घोले, ऐसे ही ऊपर टॉप लेयर पे स्प्रिंकल कर दिया। लेकिन शर्त ये है कि जो वो हल्दी पाउडर है वो ऐसे नहीं कि आपने मार्केट से कुछ लेके आए हल्दी पाउडर, क्योंकि वो यूजली प्योर नहीं होते, अडल्ट्रेटेड होते हैं। अगर आपको कहीं से ऑर्गेनिक प्योर हल्दी मिल जाती है तो वो इफ़ेक्टिव रहती है। हल्दी को पानी में मिला के भी आप चींटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। 2-3 ग्राम हींग को 1 लीटर पानी में डालिए और वो स्प्रे कर दीजिए। कुछ भी अगर उससे नहीं होती, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, किसी पौधे में बहुत ही ज़्यादा, देखिए अगर तो आंट्स ऐसे ही विदाउट अदर इन्फेस्ट, विदाउट अदर अटैक ऑफ इंसेक्ट आई हैं, तो वो ऐसे चली जाएंगी नीम ऑयल वगैरह से या हल्दी या हींग के पानी से। तो लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि हम बहुत बार ये सब कुछ ट्राई कर लेते हैं और अटैक उनका बढ़ता ही जाता है। तो उस केस में होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं, एक ही मेडिसिन है चींटियों के लिए, सोराइनम 200 भी काम करती है, बट जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो है कैम्फोरा 30। कैम्फोरा 30 आपको लेनी है, 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करनी है। अच्छे से आपने फोलियर स्प्रे करना है पूरी स्टेम्स पे, पत्तों के ऊपर नीचे, और जहाँ जहाँ आपको चींटियाँ दिखाई दे चींटियों के ऊपर ज़रूर स्प्रे करनी है। और वही पानी फिर आपने सॉइल में भी दे देना है। चींटियों के लिए आपने स्पेशल ये ध्यान ज़रूर रखना है कि सॉइल में जो मेडिसिन वाला पानी है, वैसे तो मैं सभी अदर जो अटैक्स होते हैं इंसेक्ट्स के उसमें भी बोलती हूँ कि फोलियर स्प्रे के साथ साथ आपने रूट्स में भी वो पानी देना है। और चींटियों के केस में तो आप स्पेशली देना है, क्योंकि जब आप क्या करते हैं कि चींटियों के ऊपर कोई भी दवाई या नीम ऑयल स्प्रे करते हैं तो वो नीचे मिट्टी की ओर भागती हैं, मिट्टी में घुस जाती हैं बचने के लिए ना, नीम ऑयल या अदर कोई भी जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं। तो फिर जब उसका स्प्रे उड़ जाता है या नेक्स्ट डे असर ख़त्म हो जाता है तो वापस मिट्टी से बाहर आके फिर से पौधे में अटैक कर देती हैं। तो इसलिए रूट्स में, सॉइल में डालना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन ऊपर स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, कैम्फोरा 30 पावर में लेनी है, 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके फोलियर स्प्रे और रूट्स में दे देना है। 2-3 दिन छोड़ के टोटल आपको 4 एप्लीकेशंस करनी है, चींटियाँ ख़त्म हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्केल इंसेक्ट्स। स्केल इंसेक्ट्स क्या होते हैं, क्या ये डैमेज करते हैं और कैसे इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो स्केल इंसेक्ट्स में बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। देखिए स्केल इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कई बार आप अपने पौधों में देखेंगे कि आपको पौधों के ऊपर, चाहे वो स्टेम्स है, ट्विग्स हैं, या जो बड़े पेड़ हैं उनकी ब्रांचेस में भी छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। जैसे उनकी पर्ल लाइक अपीयरेंस होती है, जैसे बिल्कुल बारीक बारीक से मोती होते हैं ना, छोटे छोटे वाइट कलर के, जैसे आपको ऊपर पिक्चर में दिख रहे हैं, और वो शाइन करते हैं, जैसे चमकने वाले छोटे छोटे से वाइट कलर के मोती होते हैं वैसे आपको दिखाई देंगे। और दूर से अगर आप उन्हें देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि ये ना प्लांट का ही कोई पार्ट है, मतलब आप उन्हें ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि जनरली वो इमोबाइल होते हैं, मतलब जब वो मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट एज में पहुंच जाते हैं, तो वो एक ही जगह पे चिपके रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते इधर उधर एफिड्स की तरह। तो ये एक निशानी है कि एक ही जगह पे चिपके रहते हैं स्केल के साथ, और छोटे छोटे से मोतियों की तरह आपको लगेंगे। उनके कोई विंग्स वगैरह आपको दिखाई नहीं देंगे, वो इसलिए नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है जो उन्हें और उनके एग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो जब आप हाथ से उन्हें रब करेंगे ना लीफ को, तो वो झड़ के नीचे गिर जाएंगे और चिपचिपे होते हैं, क्योंकि वो भी हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं, तो चिपचिपा सा फ्लूइड आपके हाथों में लगेगा। जैसे आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई वाइट कलर के छोटे छोटे से जो मोती हैं वो हैं पत्तों के ऊपर, बिल्कुल उनकी इंसेक्ट जैसी अपीयरेंस नहीं होती। दूर से देखने पे आपको ऐसे ही लगता है कि लीव्स के ऊपर या स्टेम्स के ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के मोती हैं। तो ये पहचान होती है स्केल इंसेक्ट्स की। एक पिक्चर ये भी देखिए, ये ब्रांच के आसपास क्लस्टर्स में हैं, मतलब एक पूरा इनका ग्रुप है, ये भी सारे स्केल इंसेक्ट्स हैं। ये एक वैक्सी कवरिंग होती है इनके ऊपर, जिसके अंदर इंसेक्ट होता है और उसके एग्स रहते हैं।
और ये भी हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं। तो हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं तो उस वजह से ये भी प्लांट्स को क्या डैमेज करते हैं कि प्लांट्स बिल्कुल येलो हो जाते हैं, क्योंकि सूटी मोल्ड डेवलप हो जाता है। सूटी मोल्ड फंगस जो एफिड्स की वजह से भी सूटी मोल्ड होता है, वाइट फ्लाई की वजह से भी सूटी मोल्ड होता है। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो हनी ड्यू सेक्रीट करते हैं, वहाँ पे सूटी फंगस या ब्लैक मोल्ड का अटैक होता ही होता है, और पौधा पूरा काला होके या पीला या ब्राउन होके सड़ के गिर जाता है, और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये डैमेज है। और ये अगर पास पास पेड़ लगे होते हैं, सपोज़ एक पेड़ में है तो दूसरे पेड़ में हवा के साथ ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। इनकी एक ख़ास अपीयरेंस होती है जो कई बार कई लोग कंफ्यूज होते हैं। मिली बग्स भी होते हैं वाइट कलर के, लेकिन जो मिली बग्स होते हैं उनके आपको साइड पे छोटे छोटे स्पाइक्स दिखाई देंगे और वो बहुत सॉफ्ट होंगे। दूर से ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कोई इंसेक्ट है, लेकिन इनकी अपीयरेंस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की तरह होती है, और उन ड्रॉपलेट्स पे ना शाइन होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। उस वैक्सी कोटिंग की वजह से इन इंसेक्ट्स के ऊपर एक शाइनिंग, एक ग्लेज सा आपको देखने को मिलेगा। वाइट कलर के भी होते हैं ये, ब्राउन ब्लैक किसी भी कलर में हो सकते हैं। जैसे ऊपर आप पिक्चर में देख रहे हैं ये ब्लैक कलर में है, छोटे छोटे से आपको ऐसे लग रहा है कि टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं शाइनी से। इनको देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये इंसेक्ट हैं, बट ये डेंजरस इंसेक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया है आंट्स हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं तो आंट्स का अटैक पौधे में बहुत ज़्यादा हो जाता है, सूटी मोल्ड का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अल्टीमेटली प्लांट की येलोइंग हो जाती है और डेथ हो जाती है। कुछ केसेस में ये ब्राउन होते हैं। ये देखिए ब्राउन कलर के ऊपर वाली पिक्चर में दिख रहे हैं आपको, ये भी स्केल इंसेक्ट्स हैं। ये पूरा का पूरा जो इंसेक्ट है वो एक कवरिंग है, वैक्सी कवरिंग, जिसकी वजह से ये शाइन करते हैं। तो दूर से कई बार आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई अगर इनका पेड़ पे किसी पे पेड़ के तने पे अटैक रहता है तो जो पेड़ की जो बाक होती है, स्टेम होती है, वो भी ब्राउन कलर की होती है। तो अगर उसमें भी ऐसे ही यही वाले ब्राउन कलर के स्केल इंसेक्ट्स होते हैं तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। आपको दूर से ऐसे ही लगेगा कि ये उसकी स्टेम का ही पार्ट है किसी पेड़ का, कि उसका ही बम्प निकला हुआ है, मतलब ऐसे बम्प्स टाइप आपको फील होते हैं। टिपिकल इनकी अपीयरेंस होती है बम्प लाइक, जैसे कई बार हमारे स्किन में पिंपल्स हो जाते हैं ना, बम्पी पिंपल्स हो जाते हैं, वैसे बम्प लाइक अपीयरेंस होती है, शाइनी होती है, और बाहर से आपको कोई भी इनके विंग्स वगैरह या स्पाइक्स नहीं दिखाई देते, मोती जैसे दिखाई देते हैं। काले, ब्राउन या वाइट रंग किसी भी रंग के हो सकते हैं। तो इनकी सिक्रीशन जो हनी ड्यू होती है तो सोराइनम भी काम करती है, लेकिन जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो इसमें जाती है पेट्रोलियम 30। पिक्चर आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रही है। पेट्रोलियम 30 की 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पूरे प्लांट पे इंसेक्ट्स के ऊपर भी फोलियर स्प्रे करना है और रूट्स में भी देनी है। फिर वही 2-2 या 3-3 दिन के गैप पे आपको रिपीट करनी है। टोटल 4 एप्लीकेशंस करनी है। 4 एप्लीकेशंस के बाद देखेंगे कि ये अपने आप ही डेड हो जाएंगे। अगर वैसे तो अपने आप ही झड़ के गिर जाएंगे, जब ये डेड हो जाते हैं तो हवा के साथ ये झड़ के गिर जाते हैं। अदरवाइज़ उसके बाद आप फास्ट जेट से स्प्रे करोगे पानी का तो ये उससे झड़ के गिर जाएंगे। मतलब मेडिसिन इनको टोटली ख़त्म कर देगी, डेड कर देगी। उसके बाद या तो ये हवा से नीचे गिर जाएंगे या आप फास्ट जेट से स्प्रेयर पंप से पानी स्प्रे करोगे तो उससे ये झड़ के गिर जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पेट्रोलियम 30 स्केल इंसेक्ट्स के लिए। अपीयरेंस मैंने आपको बता दी है। इन द नटशेल क्या होते हैं कि छोटे छोटे मोतियों जैसे वाइट, ब्लैक, ग्रे कलर के होते हैं। कोई विंग्स वगैरह नहीं दिखाई देते। दूर से ऐसे लगता है कि जैसे किसी बम्प है किसी ट्री के ऊपर। और मेडिसिन मैंने आपको बता दी है पेट्रोलियम 30। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन गार्डन पेस्ट के बारे में कि कौन कौन से मेजर गार्डन पेस्ट हैं जो गार्डनिंग में देखने को मिलते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे ऑर्गेनिक कंट्रोल किया जाए। और होम्योपैथी के लिए मैंने 2 मेडिसिन्स बताई हैं। अगर होम्योपैथी से कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑप्शंस आपको इसीलिए दिए हैं कि जो मेडिसिन आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वो मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर ईच प्रॉब्लम भी मैंने आपको बताई है, और उनको कैसे यूज़ करना है, कितनी डोजेस देनी है वो भी बताई हैं। देखिए गार्डन पेस्ट में और बहुत सारे अदर पेस्ट भी आते हैं, थ्रिप्स हैं, बग्स हैं, लेकिन जो हमने इस टॉपिक में वीडियो में जो
जो मेजर गार्डन पेस्ट फेस करने को मिलते हैं, जो डैमेज करते हैं, उनके बारे में ही डिस्कस किया है। अदरवाइज़ और भी थ्रिप्स वगैरह हैं, लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे गार्डन में फ़ेस करने को हमें मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। मेडिसिन्स हमने डिस्कस करी हैं। सोराइनम 200 सब केसेस में जाएगी। अगर आपके पास कोई और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप सोराइनम 200 ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने सबसे पहले स्पाइडर माइट्स के पेट्रोलियम 30 बताई है। अगर स्पाइडर माइट्स की प्रॉब्लम है तो उसमें पेट्रोलियम 30 यूज़ होगी मेडिसिन। अदरवाइज़ सोराइनम भी यूज़ हो सकती है। एफिड्स की प्रॉब्लम है तो कॉक्सिनेला सेप्टे यूज़ होगी। और अगर यंग लीव्स अफेक्ट हो रहे हैं और लीफ कर्लिंग हो रही है एफिड्स की वजह से तो सिमिसीफ्यू का यूज़ होगी। अदरवाइज़ पेट्रोलियम भी यूज़ हो सकती है। फिर मीली बग्स के लिए मैंने आपको बताया कोकस कैक्टाई मेडिसिन यूज़ होगी। आंट्स के लिए कैम्फोरा यूज़ होगी और स्केल इंसेक्ट्स के लिए पेट्रोलियम यूज़ होगी। सोराइनम इन सभी के सभी में जा सकती है। अगर इन आपको ये जो स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं अगर आपको किसी रीज़न से अवेलेबल नहीं होती है तो आप सोराइनम 200 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सोराइनम 200 से रिलीफ हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर नहीं हो पाता सोराइनम 200 से तो जो मैंने आपको स्पेसिफिक मेडिसिन्स बताई हैं आप वो यूज़ कीजिए। 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए और भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत सारी गार्डनिंग के लिए यूज़ होती हैं, जैसे थ्यूजा यूज़ होती है लीफ कर्ल वायरस के लिए, पाउडरी माइल्ड्यू के लिए, डाउनी माइल्ड्यू के लिए सल्फ़र मेडिसिन यूज़ होती है, और ग्रोथ बूस्टर के लिए आर्सेनिक एल्बम यूज़ होती है, सीड जर्मिनेशन के लिए आर्निका यूज़ होती है, और फ्लावर बूस्टर के लिए पल्सेटिला यूज़ होती है। और बहुत से बायोकेमिक्स भी हैं, कालीफॉस वगैरह, फेरमफॉस वगैरह, उनके रिलेटेड वीडियोस मैंने अभी अपलोड नहीं किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी जो डिफरेंट गार्डनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आप होम्योपैथी से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल होम्यो गार्डनिंग को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, आगे अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र का यूज़ टोटली जो है वो गार्डनिंग से ख़त्म हो जाए और हमारे बच्चों के आगे भी मतलब जो है वो पोल्यूटेड केमिकल फर्टिलाइज़र्स या केमिकल पेस्टिसाइड से पोल्यूटेड खाना ना उन्हें खाने को मिले। और से येस टू होम्योपैथी, से येस टू ऑर्गेनिक एंड नो टू केमिकल्स, नो टू केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। नेट पे आपको बहुत सारी मेडिसिन्स मिलेंगी इन प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया कि मैं खुद एक किचन गार्डनर हूँ। अपने गार्डन में मैं जो मेडिसिन्स यूज़ करती हूँ, जो उनमें से बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडीज़ हैं उन पे ही मैं वीडियो बनाती हूँ, वही आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। जो मेडिसिन किसी भी प्रॉब्लम में गार्डनिंग से रिलेटेड 80 to 90% तक रिज़ल्ट लेती है उसको ही मैं आप लोगों को प्रेस्क्राइब करती हूँ। ये तो हमने बात करी कि गार्डन में कौन कौन से पेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट किया जाए होम्योपैथी से। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या इन पेस्ट को मैक्सिमम लेवल पे अवॉइड किया जा सकता है जितना हम कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम ऑर्गेनिक वे में हर 15 या 10 डेज़ में अपने सारे प्लांट्स पे फोलियर स्प्रे करते हैं नीम ऑयल का या ट्राइकोडर्मा का या किसी भी फंगीसाइड या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का, तो उसके लिए मैंने पहले भी 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ। होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा एक है कैलेंडुला मदर टिंचर, पिक्चर ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रही है। तो ये जो कैलेंडुला मदर टिंचर है ये ऑल इन वन है, मतलब ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी है, फंजीसाइड का काम भी करता है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। इसके बारे में डिटेल में देखिए अगर मैं बताती हूँ कि अगर आपने कहीं कटिंग्स लगानी है तो उन कटिंग्स को पहले 1-2 घंटे के लिए पानी लीजिए, पानी में 4-5 बूंदे कैलेंडुला मदर टिंचर की डालिए और उसमें डिप करके रख दीजिए। तो सीड्स को जैसे हम रात को 12 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं तो वो कैलेंडुला वाटर में ऐसे ही जैसे 1 लीटर पानी में आपने 5 ड्रॉप्स डाली और उसमें अपने सीड्स भिगो के 12 घंटे के लिए रखते, उससे सीड्स की जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है, प्लस सीड्स का ट्रीटमेंट हो जाता है ताकि उन्हें फंगस वगैरह ना लगे। अगर हम कहीं से कटिंग या प्रूनिंग करते हैं तो उसके ऊपर हम हल्दी पाउडर लगा देते हैं।
या कोई भी फंजीसाइड लगा देते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो उसमें आप कैलेंडुला मदर टिंचर की डायरेक्ट ही एक ड्रॉप जहाँ से हमने प्रूनिंग करी है उसके ऊपर लगा दीजिए। वो बहुत जल्दी हील हो जाता है और कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं होती फर्दर प्लांट में। तो और कैलेंडुला को हम नीम ऑयल सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर 15 दिन में अगर हम नीम ऑयल ना स्प्रे करके कैलेंडुला मदर टिंचर अपने पूरे गार्डन में, पूरे प्लांट्स में, सॉइल में स्प्रे करें तो ये ऑल इन वन का काम करता है। हमें अलग से फंजीसाइड, अलग से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब तरह के पेस्ट को गार्डन से दूर रखने में मदद करता है। सपोज़ जैसे हमने सीड्स लगाए हैं तो कैलेंडुला वाटर में उन्हें डिप किया लगाने से पहले, उसके बाद सीडलिंग्स को भी हमने हर 15 दिन बाद कैलेंडुला वाटर दिया। तो रेगुलर इंटरवल पे जितना प्लांट का लाइफ साइकिल है, अगर ये हम कैलेंडुला वाटर स्प्रे करते रहेंगे या सॉइल में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम 100% तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन 70 to 80% तक जो जितने भी अभी हमने गार्डन पेस्ट डिस्कस किए हैं वो आपके गार्डन में आने बंद हो जाएंगे। देखिए, कैलेंडुला यूज़ करने का सबसे बड़ा जो मतलब मुझे पर्सनली ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि नीम ऑयल का क्या रहता है, उसमें हमने पहले सॉप मतलब कोई भी लिक्विड सॉप मिक्स करना होता है, वो अच्छे से कभी भी मिक्स नहीं हो पाता। और जो हमारी स्प्रे बॉटल्स वगैरह है वो सारी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हम जितना मर्जी अच्छे से क्लीनिंग कर लें थोड़ा बहुत ऑयल उसमें लगा रह जाता है। और मेरी तो बहुत सारी ऐसे स्प्रे बॉटल्स हैं जैसे जिनमें फंगस लग के ख़राब हुई हैं, जिनमें मैं नीम ऑयल डाल के स्प्रे करती थी। और दूसरी बात है कि बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि नीम ऑयल एक हद तक काम करता है, उसके बाद आजकल सारे के सारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो इतने रेजिस्टेंट हो चुके हैं कि वो नीम ऑयल उन पे कोई असर ही नहीं करता। और हर शहर में हर एक कंपनी का नीम ऑयल की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो भी कम है। मतलब मुझे कोई इतना हल्का फुल्का डैमेज हो तो ठीक है, चल जाता है नीम ऑयल से काम। अगर हमने एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करना है नीम ऑयल को तो चल जाता है, लेकिन अगर पेस्ट अटैक हो चुका है उसके बाद नीम ऑयल कोई काम नहीं करता। लेकिन कैलेंडुला का ये फ़ायदा है कि जब पेस्ट अटैक हो चुका है तो ये उसके बाद भी असर करता है। 100% नहीं करेगा, लेकिन मैंने बोला 50 to 80% तक ये फिर भी असर करेगा। प्लस इसको स्प्रे करने का ये भी फ़ायदा होता है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं, एफिड्स वगैरह, ये भी आने कम हो जाते हैं और धीरे धीरे तो बिल्कुल आना ही बंद हो जाते हैं। प्लांट की रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती, मॉस्किटोज़ को भी दूर रखता है ये आपके गार्डन से और चींटियों को भी दूर रखता है। और दूसरी सबसे बड़ी ये बात है कि ये एक बहुत ही अच्छा होम्योपैथी में हीलर है। मतलब ये स्किन को सूद करता है। नीम ऑयल में क्या है कि हल्की फुल्की अगर आपकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, एक बार जैसे मेरे साथ हुआ था, तो जितनी प्रिस्क्राइब्ड उसकी डोज़ होती है 5 ml 1 लीटर वाटर में, मैंने उतना ही यूज़ किया था। लेकिन अगले दिन मेरे बहुत सारे जो प्लांट्स थे वो जल गए थे नीम ऑयल एप्लीकेशन के बाद। तो उस वजह से भी मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि नीम ऑयल अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए तो आपके प्लांट्स जो हैं वो जल जाते हैं, प्लांट्स उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। कैलेंडुला से कभी भी ऐसा नहीं होगा। प्रेस्क्राइब डोज से अगर ऊपर नीचे भी कुछ हो जाएगा तो ये प्लांट्स को बेनिफिट करे या ना करे, ये प्लांट्स को कभी भी नुकसान नहीं करता, प्लांट्स आपके कभी भी नहीं जलेंगे। और दूसरी बात ये रहती है कि ये पेस्ट को तो दूर रखता ही रखता है, साथ में क्या है, सारे आपके गार्डन को रिफ़्रेश करता है। जब आप हर 15 दिन बाद कैलेंडुला अपने स्प्रे करेंगे, कैलेंडुला वाटर, आप देखेंगे कि उसके बाद जो पेस्ट और इंसेक्ट हैं वो तो रिमूव हुए ही हुए हैं। आपके सारे जो लीव्स हैं वो इतने अच्छे से वॉश हो गए, फ्रेश ग्रीन हो जाता है आपका सारा प्लांट, क्योंकि इसमें सूदिंग क्वालिटीज़ हैं। ये इसकी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं कि ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा सूदर है, तो इसलिए सूदिंग एजेंट है। तो इस वजह से ये प्लांट्स को भी अपनी जो सूदिंग एजेंट की क्वालिटी है वो प्रोवाइड करता है साथ में, तो प्लांट्स की हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा करता है। और दूसरी, आपको शायद ये बात पता ना हो, जो कैलेंडुला है, कैलेंडुला के फ्लावर्स होते हैं, मैरीगोल्ड फैमिली को ये बिलोंग करता है। तो जो मैरीगोल्ड है, गेंदा है, उसको भी बोला जाता है कि गेंदों के पत्तों का पानी आप एज अ पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। बट ये मैरीगोल्ड गेंदे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में।
तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है। और ये क्यों प्लांट्स के ऊपर इतना अच्छा काम करता है, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि कैलेंडुला में बहुत ही, कैलेंडुला जो है प्लांट है वो बहुत ही रिच सोर्स है नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का। तो आप लोगों को पता ही है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हमारे प्लांट्स की हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्लांट्स के जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं। जो भी गार्डनिंग करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं या इनऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो उनमें सबसे जो कॉमनली यूज्ड और इम्पोर्टेंट जो फर्टिलाइज़र डलता है वो NPK डलता है। मतलब उसकी फुल फॉर्म नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ही होती है। तो देखिए, इनऑर्गेनिक वे में जब हम नाइट्रोजन और NPK यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, तो उसके बहुत सारे, आपको पता ही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ठीक है, और हमारी जो वेजिटेबल्स हैं या उनमें भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो अगर हमें जो प्लांट्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो हैं वो हमें ऑर्गेनिकली मिल जाएं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और बहुत ही चीपर रेट पे, तो इससे अच्छी पैथी आई डोंट थिंक कोई हो सकती है गार्डनिंग में यूज़ करने के लिए। तो इसलिए जो है ना, जो कैलेंडुला है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो हम उन्हें हर 15 दिन में, 20 दिन में प्लांट्स को सप्लीमेंट देते हैं, वो हम क्या कर रहे हैं कि साथ में कैलेंडुला हम स्प्रे करके अपने पेस्टिसाइड का भी काम ले रहे हैं और उससे, और साथ में जो फर्टिलाइजेशन है वो भी हो रही है लीव्स के थ्रू। तो जो फोलियर एप्लीकेशन हम फर्टिलाइज़र की करते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। देखिए, जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो फोलियर स्प्रे से जब एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लांट्स में, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, प्लांट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, नाइट्रोजन अगर कैलेंडुला के थ्रू जाएगा प्लांट में तो बहुत ही लश ग्रीन आपका प्लांट होगा, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है। फॉस्फोरस जा रहा है तो बहुत ही अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी, बहुत ही अच्छी उसमें फ्रूटिंग होगी। तो इतने जो हैं ज़्यादा बेनिफिट हैं इसको यूज़ करने के अपने गार्डन में कैलेंडुला के। तो देखिए, कुछ एक मेडिसिन्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप होम्योपैथी अपने गार्डन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि जैसे फ़र्स्ट एड किट फॉर गार्डनिंग, होम्योपैथिक फ़र्स्ट एड किट फॉर गार्डनिंग। तो ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन मैं कुछ एक आपको इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स बता देती हूँ कि जो आप अपनी उसमें किट में रख सकते हैं और उसमें ही आपकी जो जितनी भी गार्डनिंग प्रॉब्लम्स हैं A to Z वो मोस्टली सॉल्व हो जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप अपनी गार्डनिंग किट बनाना चाहते हैं होम्योपैथी की, तो नंबर 1 पे जो आती है कैलेंडुला मदर टिंचर, उसके सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा और साथ में आपकी फर्टिलाइजेशन भी करेगा, प्लांट्स को सूद करेगा, जलाएगा नहीं प्लांट्स को, और ओवरऑल फ्रूटिंग फ्लावरिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। नंबर 2 पे जो मेडिसिन आती है साइलिशिया, साइलिशिया भी मैंने आपको बता दिया कैलेंडुला की तरह ऑल इन वन है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करती है। सीड्स को आप जैसे कैलेंडुला वाटर में भिगो के रखते हैं, अगर आप थोड़ी देर सिलिशिया वाटर में भिगो के रख देंगे तो उनसे जो प्लांट्स डेवलप होंगे ना, तो उनकी रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होगी, बहुत ही रोबस्ट जो उनकी हेल्थ होगी, बहुत मोटे उसके तने होंगे, बड़े बड़े लीव्स होंगे, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी होगी। जब किसी भी प्लांट्स के लीव्स बहुत बड़े बड़े ब्रॉड होते हैं तो सनलाइट उन्हें खींचने में कोई दिक्कत नहीं होती, फोलिएज बहुत अच्छी होती है, रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है प्लांट की सिलिशिया यूज़ करने से। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी, बहुत बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। तो ट्रांसप्लांट शॉक में भी सिलिशिया काम करती है, सीड जर्मिनेशन में भी काम करती है, बहुत सारी फंगल डिजीज़ में, पेस्ट में भी काम करती है और बहुत ही एक हेल्दी पौधा डेवलप करने में मदद करती है। नंबर 3 पे आप आर्निका रख सकते हैं अपनी किट में। आर्निका मैंने बताया कि प्लांट हमारा कोई गमला टूट जाए, चोट लग जाए प्रूनिंग वगैरह से, ट्रांसप्लांट के दौरान उसे शॉक नहीं लगता, रूट्स डैमेज हो जाएं, रिपोर्टिंग के टाइम पे उसे ठीक करने में मदद करता है। नंबर 4 पे कार्बोवेज, मतलब जो एक मरे हुए पौधों को भी ज़िंदा कर सकती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है वो मेडिसिन कार्बोवेज। वेजिटेबल चारकोल से बनती है, तो चारकोल के इम्पोर्टेंस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे।
तो ये कार्बोवेज जो है मतलब एक तरह से जनरल टॉनिक है। जैसे कोई बीमारी से हम वीक हो जाते हैं, उसके बाद हम हेल्थ टॉनिक लेते हैं ना वापस अपनी हेल्थ को रिगेन करने के लिए, तो कार्बोवेज वो टॉनिक का काम करती है प्लांट के लिए। उसकी जो वाइटलिटी है उसे इम्प्रूव करती है, उसकी जो पुरानी हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है, उसे रिगेन करने में हेल्प करती है कार्बोवेज। नंबर 5 पे आप सोराइनम रख सकते हैं। सोराइनम आपको मैंने बताया कि वाइट फ्लाई के लिए तो बहुत अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन एफिड, स्पाइडर माइट, थ्रिप्स, बग्स में भी ये 70 to 80% तक रिलीफ कर देती है अगर आपके पास उनकी स्पेसिफिक मेडिसिन्स नहीं है। थ्यूजा है, थ्यूजा फंगल डिजीज़ में, वायरल डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। डैम्पिंग ऑफ में बहुत अच्छा काम करती है। सल्फ़र है पाउडरी माइल्ड्यू में, डाउनी माइल्ड्यू में बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे 7-8 मेडिसिन हैं टोटल जिनको आप अपनी एक फ़र्स्ट एड किट बना सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो इनमें मेजॉरिटी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं गार्डनिंग के रिलेटेड। तो ये था सारा वीडियो सारे गार्डन पेस्ट के रिलेटेड, उनकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के रिलेटेड, होम्योपैथिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के रिलेटेड, और बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम्योपैथी इन गार्डनिंग के रिलेटेड, होम्योपैथिक फर्स्ट एड किट फॉर गार्डनिंग के रिलेटेड। इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने सारे गार्डनर फ्रेंड्स के साथ, फार्मर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो चैनल पे यूज़ ऑफ होम्योपैथी इन गार्डनिंग एंड फार्म के ऊपर, तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखिए, आप लोगों की जो लाइक है वो हमें सिर्फ एक हौसला देती है और फर्दर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने के लिए और उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। और लाइक और सब्सक्राइब चैनल पे बिल्कुल फ्री है, तो इससे हमें हौसला मिलता है कि हम और मेहनत करें और इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों तक कि होम्योपैथी को कैसे गार्डन में यूज़ करके फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूसेज जो है कम किया जा सकता है। अपने खाने में से, अपने गार्डन में से और अपनी जो एनवायरनमेंट है उसमें से जहर को मिटाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक पे जाने के लिए बीच में एक ब्रिज है होम्योपैथी। आप उस पे रुकिए, उसको ट्राई कीजिए, आपको वापस इनऑर्गेनिक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सब लोग मिलके ही इस पैथी को गार्डनिंग में, फील्ड्स में, फार्म्स में आगे ले जा सकते हैं और अपनी एनवायरनमेंट को हेल्दी कर सकते हैं, अपने खाने में से जहर मिटा सकते हैं, अपनी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, अच्छा और प्योर खाना दे सकते हैं, केमिकल मुक्त खाना दे सकते हैं, उन्हें केमिकल मुक्त हवा पानी दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।